तो एक शिक्षक बनने के लिए आखिर किस चीज की जरूरत होती है? अगर एक सरकारी शिक्षक बनना हो तो हम सभी जानते हैं कि बीएड जरूरी होता है, जो कि एक ट्रेनिंग कोर्स होता है ना? बीएड के साथ साथ हमें ट्रेनिंग लेने के साथ साथ एक गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को क्वालिफाई करना होता है। तभी हम किसी स्टेट का या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर हम एज ए टीचर काम कर सकते हैं, है ना? तो जो टेट होती है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये स्टेट वाइज भी होती है। सारे स्टेट्स, बहुत सारे स्टेट्स इसको कंडक्ट कराती है। साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट भी टेट लेती है, एक एग्जाम, जिसे सीटेट हम लोग बोलते हैं, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। और हम यहाँ पर स्पेशली सीटेट के मैथ्स पोर्शन को कंप्लीट करवाएंगे, है ना? सीटेट का जो एग्जाम होता है उसका दो पेपर होता है, एक 1 to 5 और एक 6 to 8। पेपर 1 में आपको 1 to 5 के लिए आप एलिजिबल होते हो अगर आप उसे क्वालिफाई करते हो तो, और पेपर 2 अगर आप क्वालिफाई करते हो तो पेपर 2 का जो एग्जाम होता है वो 6 to 8 के लिए होता है ना? तो 1 to 5 और 6 to 8 में जो भी मैथ्स के पोर्शन होते हैं, मैथ्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं, उसे हम यहाँ कंप्लीट करवाएंगे और हर एक पोर्शन को टच करेंगे। उससे संबंधित जो भी एग्जांपल्स होंगे उसके द्वारा हम आपको समझाने का कोशिश करेंगे। स्पेशली अगर 1 to 5 और 6 to 8 दोनों पेपर की बात करें तो मैथ्स के क्वेश्चन जनरली आपकी क्लास 5 से लेकर के क्लास 8 तक के क्वेश्चंस होते हैं, है ना? तो हमारा फोकस होगा कि सबसे पहले जो मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं 5 क्लास 5 टू क्लास 8 तक, उसे हम कंप्लीट करवाएं। उसके बाद हमारा प्रयास 9th और 10th का भी होगा, है ना? लेकिन सबसे पहले वो क्वेश्चंस को हम करेंगे, उन सारे क्वेश्चंस को जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना? तो सबसे पहले अगर हम बात करें मैथ्स की, तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चंस बेसिक से लेकर के हम चलेंगे। बेसिक में अगर देखा जाए तो सबसे पहले संख्या की बात की जाती है कि संख्याएं किस प्रकार की होती है, कौन कौन सी संख्याएं होती है, किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं संख्या से संबंधित, है ना? तो अगर संख्या की बात करें तो संख्याओं को दो भाग में बांटा जाता है ना? यानी संख्या को दो भाग में बांटा जाता है। एक होता है वास्तविक संख्या, दूसरा होता है काल्पनिक संख्या, है ना? वास्तविक और काल्पनिक संख्या अगर कहा जाए तो काल्पनिक संख्या हम लोगों को अभी पढ़ना ही नहीं है। हम लोगों को अगर पढ़ना है तो वास्तविक संख्या पढ़ना है ना? वास्तविक संख्या और दूसरा काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। काल्पनिक संख्या की चर्चा 10th के बाद होती है। 10th तक आपको काल्पनिक संख्या नहीं पढ़ना है, इमेजिनरी नंबर पढ़ना नहीं है ना? हम लोग को 10th तक पढ़ना होता है वास्तविक संख्या, है ना? वास्तविक संख्या को भी दो भाग में बांटा गया है। एक होता है परिमेय संख्या और दूसरा है अपरिमेय संख्या। यानी नंबर को दो पार्ट में, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर में डिवाइड किया गया है। अगर रियल नंबर की बात करें तो उसे दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एक रेशनल, दूसरा इरेशनल नंबर, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, है ना? अब परिमेय और अपरिमेय के बारे में डिटेल से आपको क्लास 9th में पढ़ना है। खास करके अपरिमेय के बारे में, अपरिमेय की चर्चा 9th से पहले नहीं होती है। क्लास 9th में आपको अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ना है। तो क्लास 9th से पहले यानी क्लास 8 तक आपको जो संख्याएं पढ़नी है वो संख्या है परिमेय संख्या। तो क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे ज्यादातर यहां से पूछे जाएंगे, है ना? हाँ, चांसेस वहां से भी होंगे और परिमेय से भी, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन आपको यहीं तक, क्योंकि क्लास 8 में परिमेय संख्या तक पढ़ना है। अब परिमेय संख्या में क्या पढ़ना है? तो परिमेय संख्या में बहुत सारी संख्याएं आती है, जैसे आपका सबसे पहले प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, भिन्न, इसी में आपको सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, बहुत सारी संख्याएं आएंगी, दशमलव संख्या, ये सारी संख्याएं है ना? इसके साथ साथ आपका सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, सह अभाज्य, फिर आपका आ जाता है जुड़वा अभाज्य संख्या, टेन प्राइम नंबर जिसे कहते हैं। तो ये सारी संख्या होती है। तो बारी बारी से हम सारी संख्याओं के बारे में यहां जिक्र करेंगे, है ना? उसके एग्जांपल्स को समझेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम प्राकृत संख्या की चर्चा करते हैं।
पहला है हमारा प्राकृत संख्या। कहते हैं प्राकृत संख्या मीन्स नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर है क्या? सीधा सा परिभाषा है, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, है ना। अब गिनती की संख्या, तो गिनती की संख्या हम लोग किसी भी चीज को काउंट जब करते हैं, गिनना स्टार्ट करते हैं, तो एक से करते हैं। यानी अगर प्राकृत संख्या को लिखना हो, इसका मतलब प्राकृत संख्या एक से शुरू होगा, है ना। किसी भी चीज को हम 1 से काउंट करते हैं, तो प्राकृत संख्या का उदाहरण एग्जांपल जो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से इनफाइनाइट तक, अनंत तक, है ना। अनंत तक की संख्या हो जाएगी प्राकृत संख्या, है ना। प्राकृत संख्या को डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। इसे जब डिनोट करेंगे कैपिटल एन से करेंगे, नेचुरल नंबर, है ना। इसके बाद जो संख्या आती है वो है हमारा पूर्ण संख्या, जिसे इंग्लिश में हम लोग होल नंबर कहते हैं, है ना। होल नंबर, इसे डिनोट करते हैं हम लोग डब्ल्यू से, है ना। तो होल नंबर किसे कहते हैं? होल नंबर जो हमारी गिनती की संख्या होती है, काउंटिंग नंबर होती है, उसमें एक संख्या को और ऐड कर देते हैं हम लोग, है ना। यानी एक संख्या ऐड करते हैं जिसको हम जीरो कह रहे हैं, यानी जीरो को ऐड कर देते हैं, तो वो शेड हमारा पूर्ण संख्या कहलाता है ना। अगर इसकी परिभाषा लिखनी हो तो हम कहेंगे प्राकृत संख्या तथा शून्य को पूर्ण संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या तथा शून्य को पूर्ण संख्या कहते हैं, है ना। इसे डब्ल्यू से डिनोट करेंगे, मींस होल नंबर। अब ये प्राकृत संख्या तथा शून्य को पूर्ण संख्या कहेंगे तो जीरो से शुरू, इसको ये भी बोला जाता है, कुछ लोग इसे ये भी कहते हैं कि जीरो से शुरू होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, है ना। यानी जीरो, देन आफ्टर 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट, है ना, अनंत तक। अब अगर आपसे कोई पूछे कि जीरो कैसी संख्या है, तो हम जवाब देंगे पूर्ण संख्या है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि फाइव क्या है, तो क्या 5 सिर्फ प्राकृत संख्या है? नहीं, प्राकृत और पूर्ण दोनों संख्या है ना। तो 5 एक पूर्ण संख्या भी है और प्राकृत संख्या भी है, लेकिन शून्य पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। क्लियर है? अब इसके आगे की जो संख्या है वो है पूर्णांक। इसके बाद हमारा पूर्णांक है। पूर्णांक इंग्लिश में इसे इंटीजर कहेंगे। प्राकृत संख्या, इसका परिभाषा है प्राकृत संख्या उसका ऋणात्मक मान तथा शून्य को पूर्णांक कहते हैं। इसमें तीन चीजें आई है ना। प्राकृत संख्या उसका ऋणात्मक मान, तो अगर प्राकृत संख्या लिखेंगे तो 1 2 3 4 इस तरीके से इनफाइनाइट तक, है ना। तो प्राकृत संख्या इसका ऋणात्मक मान मींस इसका निगेटिव वैल्यू, है ना, -2 -3 इस तरीके से ये भी निगेटिव में इनफाइनाइट तक होगा, है ना। तथा शून्य, यानी यहां से इधर हो गया प्राकृत संख्या इसका ऋणात्मक मान तथा शून्य, ये सारे सेट को, ये एक ऐसा सेट है जिसमें प्राकृत संख्या है, शून्य है तथा प्राकृत संख्या का ऋणात्मक मान है, नेगेटिव वैल्यू है। इन सारे नंबर्स को हम लोग पूर्णांक कहते हैं, है ना। और पूर्णांक को आई या जेड से डिनोट किया जाता है। आई फॉर इंटीजर एंड जेड फॉर ज़ैलिन। ज़ैलिन पूर्णांक के लिए यूज किया जाता है, जो कि ग्रीक शब्द है ना। इसके बाद जो संख्याएं आती है, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या अथवा अभाज्य संख्या। तो सम, विषम, भाज्य और अभाज्य संख्या को पढ़ने से पहले हम गुणनखंड और गुणज के बारे में जानेंगे, है ना, क्योंकि उनकी परिभाषा को देने के लिए हमें इन दोनों के बारे में जानना जरूरी है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गुणनखंड क्या है और गुणज क्या है। ओके, गुणनखंड एंड गुणज मींस फैक्टर और मल्टीपल। तो गुणनखंड, फैक्टर कहते किसको है, गुणनखंड किसे कहेंगे? इसका परिभाषा यहां लिखा है कि कोई संख्या, है ना, कोई संख्या दिए गए संख्या का गुणनखंड कहलाएगा यदि वह संख्या दिए गए संख्या को पूर्णतः विभाजित करता हो, है ना, पूरी तरीके से विभाजित करता हो। पूर्णतः विभाजित करने का मतलब हुआ कि रिमाइंडर 0 आना, शेषफल 0 आना, है ना। तो यहां पे समझेंगे कि कोई संख्या दिए गए संख्या का गुणनखंड कहलाता है। कोई संख्या किसका गुणनखंड? तो दिए गए संख्या का, है ना, यदि वह दिए गए संख्या को पूर्णतः विभाजित करे। किसको पूर्णतः विभाजित करे? तो दिए गए संख्या को। जैसे कि एग्जांपल लेकर के समझेंगे इसको अच्छे से, है ना। जैसे मान लो कि 25 एक संख्या है, ये दिया हुआ संख्या 25 है ना, एक गिवन नंबर ऑलरेडी क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि 25 एक संख्या है, तो इसका गुणनखंड निकालिए। तो 25 का गुणनखंड क्या क्या हो जाएगा, आपको बताना है कि 25 का गुणनखंड कौन कौन होगा, है ना। जैसे देखिए 25 का गुणनखंड लिखना है, तो ये कह रहा है कोई संख्या
दिए गए संख्या का गुणनखंड कहलाएगा। तो दिया गया संख्या 25 है, तो 25 का गुणनखंड कहलाएगा, वो संख्या गुणनखंड कहलाएगा 25 का जो दिए गए संख्या को पूर्णतः विभाजित करे, यानी 25 को पूर्णतः विभाजित करे। तो 25 को विभाजित करने वाला संख्या कौन है, यानी किससे हम भाग देंगे तो 25 पूरी पूरी कट जाएगा, है ना, यानी शेषफल 0 आएगा। तो 25 को 1 से अगर भाग देते हैं तो पूर्णतः कट जाएगा, है ना। 1 के बाद हम 5 से भाग देंगे तब 25 पूरी पूरी तरीके से कट जाएगा। इसके बाद यह 25 से पूर्णतः कटेगा, है ना। तो 25 पूर्णतः विभाजित 1 से होगा, 5 से होगा और 25 से होगा। अगर हम बात करें कि 27 का गुणनखंड क्या होगा, 27 का गुणनखंड क्या होगा, इसका मतलब है कि 27 को कौन पूरा पूरा विभाजित करेगा, 27 किससे किससे कटेगा, है ना। तो 27 1 से पूर्णतः विभाजित होगा, 27 3 से कटेगा, 3 नंबर 27, है ना, 3 9 27, और 9 से भी कटेगा, 9 से कटेगा और 27 से कटेगा, है ना। तो 27 का गुणनखंड 1 होगा, 3 होगा, 9 होगा, 27 होगा, है ना, ये सारे 27 के गुणनखंड होंगे। एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि 24 का गुणनखंड क्या होगा, 24 का गुणनखंड क्या होगा। तो 24 किससे किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से भी 24 कटेगा, है ना, 3 से भी 24 कटेगा, उसके बाद 4 से भी 24 कटेगा, 4 के बाद 6 से 24 कटेगा, फिर 8 से और 12 से, फिर 24 से। यानी 24 का गुणनखंड वह कहलाएगा जो दिया गया संख्या अर्थात 24 को पूर्णतः विभाजित करे, है ना। चलिए, ये तो हो गया गुणनखंड। अब गुणज को पढ़ने से पहले एक चीज, इसमें कॉमन चीजें को देखते हैं कि क्या है। यहां पे एक नोट करने वाली बात है, नोट, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको सीटेट के एग्जाम में पूछ सकता है कि किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड क्या होता है। तो नोट में आप लिखेंगे कि किसी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड 1 होता है। किसी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड क्या होगा, सबसे छोटा गुणनखंड 1 होगा। कोई भी संख्या आप ले लीजिए, वो 1 से तो कटेगा ही कटेगा। और सबसे बड़ा गुणनखंड की बात करें तो उसका सबसे बड़ा गुणनखंड क्या होगा, तो सबसे बड़ा गुणनखंड वो संख्या खुद ही होता है, क्योंकि अगर 25 का गुणनखंड निकाले तो सबसे 25 से तो कटेगा, 27 से कटेगा, है ना, 2 लाख से कटेगा, तथा सबसे छोटा गुणनखंड 1 तथा सबसे बड़ा गुणनखंड वह संख्या खुद होता है। ये आपका नोट करने वाली बात हो गई कि किसी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड 1 तथा सबसे बड़ा गुणनखंड वह संख्या खुद होता है, स्वयं होता है ना। इसके बाद हम लोग गुणज को देखते हैं। इसके बाद है गुणज, है ना, मल्टीपल। कोई संख्या दिए गए संख्या का गुणज कहलाता है, कोई संख्या दिए गए संख्या का गुणज कहलाता है यदि वह दिए गए संख्या से पूर्णतः विभाजित हो। परिभाषा को समझिएगा, कह रहा है कोई संख्या दिए गए संख्या का गुणज कहलाता है ना। मान लेते हैं कि कोई दिया गया संख्या जो है, दिया गया संख्या आपका 3 है, तो 3 का गुणज क्या होगा, 3 का गुणज। कोई संख्या दिए गए संख्या का गुणज कहलाता है, दिए गए संख्या का गुणज कहलाता है, दिए गए संख्या का गुणज कौन कहलाएगा, तो कह रहा है वह यदि वह दिए गए संख्या से पूर्णतः विभाजित हो, यानी यहां विभाजित किससे होगा, तो दिया गया संख्या से विभाजित होना चाहिए, है ना। दिए गए संख्या का गुणज वो संख्या कहलाता है जो दिए गए संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 3 से पूर्णतः विभाजित कौन होगा, तो सब लोग जानता है कि 3 से विभाजित होने वाला संख्या 3 का पहाड़ा में जो होता है, टेबल में जो होता है, वही संख्या होता है। यानी 3 से विभाजित अगर होगा तो 3 ही होगा, 3 से विभाजित होने वाला 6 होगा, 6 विभाजित होगा 9, जो 3 का टेबल में आता है वही 3 से विभाजित होगा, दूसरा कोई विभाजित नहीं होगा, है ना। 3 6 9 12 15 18 21 27 30 33 36, है ना, इस तरीके से
अनंत तक मिलेंगे, बहुत सारी संख्याएं मिलेंगे जो 3 का गुणज होगा, ठीक है, 3 का गुणज होगा। तो देखिए यहां समझना है, परिभाषा कह रहा है कोई संख्या दिए गए संख्या का गुणज कहलाता है, यानी ये सारी संख्याएं 3 का गुणज कहलाती है या कहलाएगी, तब कहलाएगी जब वह दिए गए संख्या से पूर्णतः विभाजित हो। तो दिया गया संख्या 3 था तो 3 से विभाजित हो, तो 3 से ये सब विभाजित हो जाएगा, है ना, तो ये सब गुणज कहलाएगा। ये हुआ परिभाषा, परिभाषा के अकॉर्डिंग आपको समझा दिया मैंने, है ना। 3 का गुणज क्या हो जाएगा, तो ये अगर सही से देखा जाए कि याद कैसे करें, भैया परिभाषा को रटना है। मैथ्स में कभी कोई चीज रटा नहीं जाता है, रटना अगर कुछ है आपको तो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला को रटिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं रटना है ना। फॉर्मूला को सिर्फ रटना होता है, परिभाषा ये सबको रटना नहीं है, इसको समझना है ना। तो यहाँ पे समझने वाली चीज क्या था कि हाँ भाई गुणज तो वही होगा जो दिया गया संख्या से पूरा पूरा कट जाए। तो दिया गया संख्या 3 था तो 3 से ये सब कट जाना चाहिए, ये सब कटेगा तो ये सब गुणज होगा। लेकिन ऐसे रटना नहीं है, समझना है। यानी सीधा सा बात, गुणज वो होगा जो टेबल में आएगा, है ना, पहाड़ा में आएगा। 5 का गुणज क्या होगा, तो 5 की पहाड़ा में जो सब आता है सब होगा। पहाड़ा का मतलब ये नहीं कि 5 का पहाड़ा पढ़े और 10 बार 5 दहे के 50 हो गया, 5 10 50 तो खत्म हो गया, नहीं। 5 10 के बाद 5 11 भी होगा, 5 12 भी होगा, यानी 5 दहे के 50 के बाद 5 एक रहे 5, है ना, 5 एक रहे 55 भी पढ़ना है, 5 बरहे 60 होता है, ऐसे यानी अनंत तक आएगा ये, है ना। देखिए गुणज, या तो इसको समझने के लिए ऐसे समझेंगे कि अगर गुणज निकालना हो, जैसे 3 का गुणज निकालना है तो पहाड़ा होता है, इसका मतलब पहाड़ा लिखाता है 3 इकाई 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। इसका मतलब ये सब गुणज होता है, पहाड़ा वाला सब गुणज होता है। इसका मतलब गुणज मिलेगा तब जब जिसका गुणज निकालना हो उसको गुना करना होगा। 3 का गुणज निकालना है तो 3 का गुना करना होगा, 1 से गुना करो जो आएगा वो गुणज होगा, 2 से गुना करो वो भी गुणज होगा, 3 से गुना करो वो भी गुणज होगा। यानी 3 को चाहे आप किसी से गुना कर दो, गुना करने के बाद जो प्राप्त होता है वो गुणज होता है। 3 को 1 से गुना कर दो ये मिलेगा, 2 से गुना कर दो ये मिलेगा, 3 से गुना कर दो ये मिलेगा, 4 से गुना 5 से, इस तरीके से। यानी 3 का गुणज निकालना है तो 3 को किसी भी नंबर से गुना करने पर जो प्राप्त हो गया वो गुणज हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे समझते हैं कि गुणज होता है टेबल वाला, ठीक है। तो याद रखने के लिए गुणज तो आसानी से याद हो जाएगा कि टेबल में जो आता है वो सब गुणज हो जाता है। लेकिन गुणनखंड जो इसके पहले हमने पढ़ा था, तो गुणनखंड कौन होता है, तो उसको ऐसे याद रखना है, जिससे कट जाएगा वो गुणनखंड कहलाएगा। जैसे 15 का गुणनखंड, तो 15 जिससे कट जाएगा वो 15 का गुणनखंड हो जाएगा, है ना। 15 जिससे कटेगा उसका गुणनखंड होगा। तो अगर 15 का गुणनखंड लिखना हो तो 1 3 से कटेगा 15, 5 से कटेगा 15, 15 से कटेगा 15, है ना। तो ये गुणनखंड होगा। अगर इसको लिखना हो तो देखो 15 को लिखेंगे तो 15 को कैसे लिखेंगे, 3 गुने 5 भी लिख सकते हैं, है ना। 15 को 1 गुने 15 भी लिख सकते हैं, 15 को चलिए 3 गुने 5 1 गुने 15 ये लिख सकते हैं। अब यहां समझना है कि जो गुना करके जो आता है, हम लोग अभी पढ़े हैं, गुना करने के बाद जो प्राप्त होता है वो सब गुणज कहलाता है। यानी ये हमारा गुणज है ना, ये हमारा गुणज है। तो किसका गुणज है, तो इधर वाले का गुणज है जिसको गुना करने पे प्राप्त हुआ है, इन दोनों का गुणज है जिसको गुना करने पे प्राप्त हुआ, तो ये हमारा गुणज हो जाता है ना। तो गुणनखंड कौन होगा, जिससे ये पूरा पूरा विभाजित होगा, तो 3 से भी विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा, यानी गुना किए है जिसको, वो हमारा क्या होगा, गुणनखंड होगा। गुना करने पे जो प्राप्त हुआ वो हमारा गुणज, तो जिसको जिसको गुना किए वो हमारा गुणनखंड, ठीक है। इस तरीके से याद करेंगे हम लोग गुणज एवं गुणनखंड। अगर गुणनखंड और गुणज अगर समझ में आ गया है तो हम सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, है ना, इन सभी संख्याओं का परिभाषा हम समझ सकेंगे, है ना। तो इसके बाद